ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो है आपका एसिड एंड बेसिस। इसमें आज का हमारा टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जिसे अपन SHAP शार्प प्रिंसिपल भी कहते हैं। इट इज गिवन बाय पियर्सन या इसे कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत है, इसका बेसिस है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करना चाहता है, या यूं कहे कि आपके पास अगर कोई दो चीजें हैं, हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, तो हार्ड एसिड है वो किसके साथ जुड़ना चाहेगा? हार्ड बेस के साथ। और सॉफ्ट जो है किसके साथ जुड़ना चाहेगा? सॉफ्ट बेस के साथ। मींस द हार्ड एसिड हैज द टेंडेंसी टू कंबाइन विद hard base and the soft acid has the tendency to combine with soft base। ये इसकी प्रवृत्ति होती है। और अगर अपन यहाँ देखें कि अगर कोई कंपाउंड आपके पास बने हैं जिसमें कि ऐसा कहीं है हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस का कोई कंपाउंड है प्लस सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस का कोई कंपाउंड है, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो जैसा मैंने कहा सॉफ्ट बेस हैज द टेंडेंसी टू कंबाइन विद सॉफ्ट एसिड, और ये बन जाएगा आपका सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। एंड एक और मिलेगा आपको, वो होगा हार्ड एसिड हार्ड बेस। ये आपका कॉन्सेप्ट है कि कठोर कठोर के साथ रहना चाहेगा और मृदु मृदु के साथ। जैसे अपन ने कहा कि ये अनस्टेबल होगा, इसका नाम दिया A, इसका दिया B, तो ये बना लेंगे C और D जो कि स्टेबल हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की क्या एप्लीकेशंस हैं? तो एप्लीकेशन में पहला आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इससे अपन पता कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो स्टेबल होना या नहीं होना कैसे डिपेंड करेगा? मान लो आपके पास सेम लिगेंड का कोई कंपाउंड है, जैसे AgF2 है और AgI2 है, AgF2 माइनस AgI2 है। आप इसको बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट और हार्ड हमने पिछली क्लास में देखा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जो सॉफ्ट एसिड हैं उनके नेचर क्या है, उनका क्लासिफिकेशन अपन ने समझा हुआ है। सेम वे हमने हार्ड और सॉफ्ट बेस का भी समझा हुआ है। तो उनके बेस पे हम जानते हैं कि Ag इज ए सॉफ्ट एसिड एंड F फ्लोराइड इज हार्ड बेस। हियर अगेन इट इज सॉफ्ट एसिड एंड दिस इज सॉफ्ट बेस। सो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हमने कहा कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस अगर दोनों के नेचर सेम हैं तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। तो यहाँ हमने
जब ये कंपाउंड बनते हैं Ag+2I माइनस Agi2 माइनस एंड Ag+2F माइनस, तो बनने का Agf2 माइनस। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड आपका है जो सॉफ्ट से बना है इट विल बी स्टेबल, बट अगर AgF2 है तो ये होगा आपका अनस्टेबल। मींस ऑन द बेसिस ऑफ दिस थियरी वी कैन से दैट स्टेबिलिटी किस कंपाउंड की ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। ये बात की अपने सेम कॉम्प्लेक्स के लिए, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के लिए भी हो सकता है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स हो उनके लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं CONH3O5F। एग्जांपल हो है आपके पास CONH3O5F 2 प्लस। अगर अपन ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं और दूसरा एक और लेते हैं CONH3O5I 2 प्लस। जब अपन ये कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो यहाँ आप देखिए दिस इज हार्ड एसिड, ये आपका क्या है हार्ड बेस, और ये भी क्या है आपका हार्ड बेस। अगर तीनों हार्ड हैं मींस ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ये क्या होगा स्टेबल। बट अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये आपका हार्ड एसिड है, ये आपका हार्ड बेस है, लेकिन I माइनस जैसा आपने भी कहा I माइनस क्या है सॉफ्ट बेस है। तो अगर ये डिफरेंट टाइप के हैं तो इट विल बी अनस्टेबल। ऑलराइट, तो यहाँ आपने देखा कि अगर डिफरेंट लिगेंड्स हैं किसी कॉम्प्लेक्स में तो भी हम कह सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा। तो मैंने दो चीजें देखी कि एक स्टेबल होगा और दूसरा अनस्टेबल होगा। सेकेंड इसके एप्लीकेशन में आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर कहीं हो रही है, सेकेंड लेते हैं अपन एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन मतलब दो सॉल्ट डिकम्पोज हो रहे हैं तो उनको भी अपन बता सकते हैं कि वो कैसा होगा, या वो रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, या किस डायरेक्शन में होगी। तो ये देख सकते हैं अपन एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन मींस जिसमें अपने ने दो सॉल्ट लिए हैं, दो सॉल्ट जैसे अपने लिया LiI प्लस CSF, एक लिया आपने LiI प्लस लिया है CSF। अगर इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है LiF बनता है प्लस CSI बनता है। इसको अगर अपने को समझना है तो वहां से समझ सकते हैं कि Li आपका छोटा है मीन्स कि क्या है हार्ड एसिड है, जबकि आयोडीन जो है वो आपका बड़ा है, साइज उसकी बड़ी है, और अगर बड़ी है तो ये क्या होगा आपका सॉफ्ट बेस है। जो कि Li क्या है, Li क्या होता है प्लस, ये एसिड है, I माइनस होता है, ये क्या है बेस है, ये छोटा है बड़ा है, तो ये है आपका हार्ड एसिड और ये है आपका सॉफ्ट बेस। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ लूँ तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मेरा CS है सीजियम क्या है इसकी साइज बड़ी है, तो CS प्लस जो मेरे पास होगा वो होगा सॉफ्ट एसिड, लेकिन उसके साथ जो फ्लोराइड लगा इसकी साइज कंपैरेटिवली क्या होगी छोटी, तो ये जो F माइनस है ये होगा मेरा हार्ड बेस। अब अपन ने क्या कहा हार्ड एसिड हैज द टेंडेंसी टू कंबाइन विद हार्ड बेस and similarly soft base has the tendency to combine with soft acid
हियर ये बन जाएंगे और ये होगा आपका स्टेबल। और स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये हार्ड एसिड हार्ड बेस है और ये सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है, इसलिए ये क्या होती है? स्टेबल होती है। ओके, तो दो चीजें हमने देखी, एक जिसमें कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही थी, तो वहां से भी हमने समझ लिया। थर्ड अपन बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की पॉइजनिंग क्या होती है? थर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। पहले मैं आपको कैटलिस्ट क्या है और उसकी पॉइजनिंग कैसे होती है ये बता देता हूँ। सपोज आपके पास प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये मेटल्स हैं, डी ब्लॉक की मेटल्स हैं, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। और ये जो कैटलिस्ट है जनरली हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इनको देखा है। अगर इनकी रिएक्शन अपन देख रहे हैं और ये दोनों, इन दोनों का नेचर क्या है? सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इनके साइज क्या है? बड़े हैं। सॉफ्ट है और सॉफ्ट है उनके नेचर, इनके जो साइज है वो बड़े हैं। अगर इनकी रिएक्शन करवाते हैं अपन किसी सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस मतलब सपोज आपका लिगेंड है CO या आपका लिगेंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो कंपाउंड, ये जो आपको लिगेंड्स दिख रहे हैं, इन लिगेंड्स का नेचर भी क्या है? सॉफ्ट है। अगर ये दोनों सॉफ्ट हैं तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे? इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अगर इसके साथ अटैच या एडजॉर्ब हो जाएंगे तो क्या और दूसरे मॉलिक्यूल को ये जुड़ने देंगे? नहीं। मींस इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम, और उसे बोलते हैं अपन पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? पॉइजनिंग बोलते हैं। तो ये जो पॉइजनिंग होती है, इसको अगर अपन को हटाना है तो अपन क्या करेंगे? ये जो सॉफ्ट बेस अपन ले रहे हैं उसकी जगह किसका यूज कर लें? हार्ड बेस का। जैसे अगर इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन F- की, अपन ने कहा H- क्या है? हार्ड बेस है, तो इसमें इसकी पॉइजनिंग नहीं होती। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने देखा कि कैटलिस्ट की जो पॉइजनिंग है उसका एक्सप्लेनेशन भी अपन हार्ड एसिड हार्ड बेस या शार्प प्रिंसिपल से दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का एक्सप्लेनेशन भी अपन कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि कोई कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है तो वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, इसका भी अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर दो कंपाउंड अपन लेते हैं जिसमें एक क्रिया बने Ag के साथ और एक क्रिया है I के साथ, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सेस हैं अपन देखते हैं। मान लो ये है आपका Ag H2O और N प्लस दूसरा लिया हमने I H2O और N माइनस। तो आपको करना क्या है कि जैसे इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो मैंने देखा कि ये क्या है आपका सॉफ्ट एसिड, ये क्या है आपका हार्ड बेस। अब इतनी जल्दी जल्दी आप कैसे कह पा रहे हैं कि ये सॉफ्ट है हार्ड है? तो अपन इसके जस्ट पहले वाली क्लास में देखा था, कैटेगराइज किया था हमने, 4 कैटेगरी बनी थी आपकी, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड। इस तरह से हमने 4 कैटेगरी देखी थी। तो वहां पर ये आपका आता है सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, नॉट Ag, ये अपन I की जगह लेते हैं कोई दूसरा। तो यहाँ जैसे अपन लेते हैं, मान लो अपने आयोडीन की जगह कोई दूसरा कंपाउंड लिया है, या आयोडीन भी ले सकते हैं। अगर आयोडीन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर वाटर चूंकि क्या है बेस की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम करेगा? एसिड। और ये एसिड होगा आपका सॉफ्ट एसिड और ये होगा आपका हार्ड बेस। अब क्या हो रहा है कि यहाँ जैसे अपन लेते हैं तो ये जो कंपाउंड है सॉफ्ट, ये किसके साथ जाने की कोशिश करेगा? सॉफ्ट के साथ। और ये दोनों की जब रिएक्शन होगी तो ये बना लेगा AgI। वाई? बिकॉज बोथ आर सॉफ्ट और वाटर अलग निकल जाएगा H2। अगर ये N है ये M है तो आपको वाटर मिल जाएगा N+M। जितने भी
2 4 6 जितने भी होंगे वो सब निकल जाएंगे। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में ये सॉल्यूबल होगा या नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, कि नेचर में कुछ मेटल्स हैं वो पाई जाती है। जैसे मान लो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, किस फॉर्म में मिलता है? अकरेंस ऑफ कंपाउंड इन नेचर, प्रकृति में कैसे ये मिलते हैं तो उनका भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलता है। ये हम जानते हैं कि ये मिलता किस फॉर्म में है? कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, या एल्यूमिनियम है तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, Al2O3 ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है। अगर इस टाइप से चीजें मिल रही है तो मिल क्यों रही है, इसके पीछे भी एक वजह है। या जैसे सिल्वर है तो उसके पास AgS लगता है, सिल्वर है, चांदी है, चांदी अगर उसमें उस समय के लिए यूज करते हैं ऑर्नामेंट हो क्या हो जाता है, उसमें सल्फाइड की परत लगने लगती है, Ag2S बनता है। तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, ये आपका हार्ड एसिड है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? हार्ड बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हार्ड एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, हार्ड बेस के साथ क्या बनाएगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और नेचर में स्टेबल चीजें ही मिलती है, अपन जानते हैं बहुत अच्छे से, इस तरह से मिलता है। एंड द सेम वे जो सिल्वर है, सिल्वर क्या है आपका? सॉफ्ट एसिड है तो किससे रिएक्शन करेगा? सॉफ्ट बेस से ही रिएक्शन करेगा। इसी तरह से ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपके बन जाते हैं। तो ये भी एक बात हुई आपकी कि अपने पास किस तरह से होता है। एक कभी कभी पॉइजनिंग होती है शरीर में, कभी कभी पॉइजनिंग होती है। तो पॉइजनिंग जब होगी तो वहाँ पर अपन यूज करते हैं कोई कंपाउंड को, तो वो कंपाउंड क्या करता है कि मान लो लेड की पॉइजनिंग हुई है तो लेड को अपन रिप्लेस कर देते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई तो उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो पॉइजनिंग का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अपना एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और वो है इसका सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस की अगर हम बात कर रहे हैं, सिम्बायोसिस मतलब होता है सहजीविता। सहजीविता इसके पहले भी हमने पढ़ी होगी, तो ये मेन 4-5 अपने फैक्टर देखे, इसके रिलेशन देखे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बात कर रहा हूं आपसे वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को कहते हैं अपन सहजीविता। सहजीविता मतलब जिंदा रहने के लिए अपने को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना है। जैसे आपने अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे, तो दो एनिमल्स अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? साथ रहते हैं, और साथ रहने से उन दोनों का काम चलता है, इसीलिए वो दोनों साथ रहते हैं। जैसे अगर कहीं एक सेंटर है और वो सेंटर हार्ड है, मान लो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन BF3, और दूसरा अपन लेते हैं BH3। आपने दो कंपाउंड लिए हैं, एक लिया है BF3, दूसरा लिया है BH3। तो BF3 की जब रिएक्शन होती है NH3 से, किससे होती है? NH3 से। जब ये NH3 से रिएक्शन करता है तो इसमें दो सेंटर होते हैं। दो सेंटर कैसे हैं कि एक F है, F माइनस अगर कहीं है तो ये जो F वाला पार्ट है ये हार्ड है, क्या है? ये हार्ड बेस है, और ये आपका जो है ये अट्रैक्शन सेंटर है। अट्रैक्शन मतलब यहाँ से अट्रैक्शन क्यों है? बोरॉन है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3, तीनों इसमें फ्लोरीन से शेयरिंग करके ले ली है, तो इसके पास 6 है। स्टिल इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और डिफिशियंसी अगर कहीं है
NH3 आता है। NH3 is लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर भी यहाँ से ले लेता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपका बन जाता है, वो होता है NH3Bf। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो ये डोनर एटम है और ये क्या है, रिसेप्टर है। ये अपने लेविस जो स्ट्रक्चर थी वहां भी देखा था कि ये कैसे बनता है, और लेविस एसिड और लोइस बेस वाले कॉन्सेप्ट में अपन इसको देखा हुआ है। तो यहाँ पर जब अगर कहीं कठोर क्षार है तो वो कठोर से रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, और मृदु है तो किससे रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, मृदु से। जैसे मान लो ये BF3 था तो इसने किससे रिएक्शन की, NH3 से, लेकिन अगर ये B है तो ये H+ से भी रिएक्शन कर सकता है, और B इसके साथ रिएक्शन करता है, मींस कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन दो तरह से बिहेव कर सकता है। एटम भी होता है H भी होता है और H+ भी होता है। क्योंकि यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो ये माइनस जब होगा मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे रिएक्शन करेंगे, वो इसको दे देगा इसको, और कंपाउंड आपका बन जाएगा BH4-। BH4- बन रहा है, तो क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, सॉफ्ट बेस था, तो ये किससे रिएक्शन करेगा, सॉफ्ट बेस से। तो सॉफ्ट बेस रिएक्शन करेगा, सॉरी सॉफ्ट एसिड है किससे रिएक्शन करेगा, सॉफ्ट बेस से, और हार्ड एसिड है तो किससे रिएक्शन करेगा, हार्ड बेस से। ये डिपेंड हुआ, ये रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि ये जो अटैच्ड थे, यहाँ पर ये नेचर अगर हार्ड था तो किससे रिएक्शन करेगा, हार्ड को अटैच करेगा, और अगर सॉफ्ट होगा तो किसको अटैक करेगा, सॉफ्ट को। तो यही कहलाती है सिम्बायोसिस या सहजीविता। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, और यही अपन और आगे देखेंगे कुछ जो नेचर है। मान लो कि आपके पास कोई हार्ड है तो किससे रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, हार्ड से, और दूसरा सॉफ्ट एसिड है तो किससे करने की कोशिश करेगा, रिएक्शन सॉफ्ट बेस से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लिमिटेशंस ऑफ शार्प प्रिंसिपल। शार्प प्रिंसिपल जैसा हमने कहा कि हर प्रिंसिपल की कुछ न कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन हैं। उसमें पहली लिमिटेशन होती है कि ये कोई वैल्यू नहीं देता मींस कि ये कुछ जो क्वालिटेटिव वैल्यूज जो होनी चाहिए ये वैल्यूज नहीं देता, मींस इस सिद्धांत के अंदर कोई परिमाणात्मक मानक नहीं है, कोई वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है कि ये यहाँ से हार्ड है और यहाँ से सॉफ्ट है। जैसे सेकंड बात करते हैं, CH3+ एक सॉफ्ट एसिड है, H- एक सॉफ्ट बेस है। अगर ये है तो दोनों रिएक्शन करके क्या करना चाहिए, आपके कंपाउंड बनने चाहिए। जैसे बात करते हैं, सेकंड इसने कहा था कि CH3+ एक आपका सॉफ्ट एसिड है, दूसरा कहा H- आपका सॉफ्ट बेस है। अगर ये दोनों हैं तो डेफिनेटली को रिएक्शन करके क्या बनाना था, CH4+ H- बनाना था, मींस कि ये रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए थी, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती मींस इसकी एक लिमिटेशन है, यहाँ पर जाके ये फेल हो जाता है। इसके बाद इन्होंने एक और चीज की थी, बॉर्डर लाइन एसिड एंड बॉर्डर लाइन बेस। अब बॉर्डर लाइन एसिड है या बॉर्डर लाइन एसिड बेसिस हैं, तो उनको अपन कहाँ कंसीडर करेंगे कि वेदर दे आर एसिड और दे आर बेस, कि वो रिएक्शन करके वो एसिड से रिएक्शन करेंगे या वो बेस से रिएक्शन करेंगे। जैसे वो HF से जब SO3- HF से रिएक्शन करेगा तो वो हार्ड पार्ट की तरफ जाएगा या सॉफ्ट की तरफ जाएगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट शार्प प्रिंसिपल। इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।